हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज हमारा तीसरा पार्ट है, ये मतलब डे 3 है आज। तो आज हम डार्विन के बारे में पढ़ेंगे। तो डार्विन ने क्या क्या करा था, कहाँ गए थे, किस चीज़ में सफ़र करा था उन्होंने, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट होती है। तो जीवों की उत्पत्ति के विषय में व्यापक अध्ययन करने वाले दो वैज्ञानिक थे। मतलब बहुत सारे थे, लेकिन आपके बुक में सिर्फ दो ही दे रखा है। एक तो डार्विन दे रखा है और दूसरा है रसेल। ठीक है, इन्होंने जो है वो जीवों की उत्पत्ति के बारे में व्यापक अध्ययन किया था। ठीक है, आ रहा समझ में? ठीक है, व्यापक अध्ययन किया था जीवों की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, किन किसने? एक तो डार्विन थे और दूसरे थे रसेल। ठीक है, इन्होंने जीवों की उत्पत्ति के बारे में व्यापक अध्ययन किया था। ठीक, और फिर यहाँ से शुरू होता है HMS बीगल का सफर। HMS बीगल का सफर, ठीक है, किसने किया था उसमें? डार्विन ने। ठीक है, डार्विन ने किया था HMS बीगल में सफर। तो वो जो है उन्होंने HMS बीगल का सफर कहाँ जाने के लिए, कहाँ तक गए थे उसमें? गैलापागोस, है ना, महाद्वीप पे गए थे, आइलैंड पे, है ना, उसमें। तो देखो क्या है, HMS बीगल का सफर 27 दिसंबर सन 1831 से लेकर 2 अक्टूबर सन 1836 तक चला था। ठीक है, ठीक है। तो एक पॉइंट हो गया। HMS बीगल में चार्ल्स डार्विन ने कैप्टन के साथी के रूप में सफर किया था। ठीक है, कैप्टन के साथी के रूप में। ठीक है, कैप्टन थे, उसके साथ मतलब उसके दोस्त बन के गए थे वो। ठीक है, HMS बीगल में। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब उसके बाद क्या है, डार्विन बचपन से ही प्राकृतिक अध्ययन में रुचि रखते थे। बचपन से ही उनको मतलब इस चीज़ के प्रति वो होती थी ना, उत्तेजना, मतलब इन सब चीज़ों को करने के लिए, है ना। तो उन्होंने ये सब चीज़ किया था, फिर बड़े होकर अब किया, अपना सपना पूरा किया, है ना। तो ये बात है। उनको सन 1831 में इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका होते हुए पृथ्वी की कई महाद्वीपों की सैर करने का अवसर मिला था। कई महाद्वीप, जिसमें से एक गैलापागोस महाद्वीप भी शामिल है, जिसमें उन्होंने डार्विन फिंचेस के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, है ना। और ठीक है, जिसमें गैलापागोस महाद्वीप जो है वो भी शामिल है। उन्होंने अपना सफर HMS बीगल में किया था। कब किया था? 27 दिसंबर सन 1831 में शुरू किया था और खत्म कब किया था? 2 अक्टूबर सन 1836 में। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद है, चलो देखो, ये हो गया। महाद्वीप की सैर के दौरान डार्विन को क्या कार्य करने थे? जो कार्य उनको करने थे वो क्या क्या थे? पहला तो था कि उनको अध्ययन कर मतलब नक्शा बनाना था। ठीक है, नक्शा बनाना था जहां जहां गए थे उनका। ठीक है, नक्शा बनाना था। दूसरा काम क्या था? वहां की जो खनिज लवण है उनके बारे में अध्ययन करना था। मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाले खनिजों के बारे में, जो वहां का जहां जिस भी महाद्वीप में जाते थे ना, उस महाद्वीप से वो खनिजों के बारे में अध्ययन करते थे वहां के, फिर कि क्या क्या पाया जाता है यहाँ पे, क्या क्या चीजें। मतलब गए थे तो कोई मकसद से ही गए थे ना। ठीक है, अब अपना ये कौन सा पॉइंट, खनिज संपदा का अध्ययन करना। ठीक है, वो हो गया। नक्शा बनाना, ये भी है गया। जैव विविधता का अध्ययन करना, यानी कि उस जगह पे, जैसे कि ये कोई जगह है, यहाँ पे कितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, कितने प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, इन सब का अध्ययन करना। जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का, मतलब कितनी इनकी डाइवर्सिटी है यहाँ पे। ठीक है, विविधता क्या है कि कितने प्रकार के पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं, इनका भी अध्ययन करते थे वो। ठीक है, इतना हो गया। अब HMS बीगल की विशेषताएं थी कुछ। ठीक है, HMS बीगल की कुछ विशेषताएं थी, जिसमें से पहला क्या है, रहने योग्य स्थान था, उसमें उपलब्ध था, रहने योग्य स्थान उपलब्ध था। ठीक है, और क्या था उसमें? अध्ययन करने के लिए कक्ष उपलब्ध था, किसी चीज को अध्ययन करने के लिए उसमें कक्ष उपलब्ध था। और एक उसमें लाइब्रेरी भी था, लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय था। ठीक है, ये जो है HMS बीगल का क्या है, विशेषताएं हैं। ठीक है, HMS बीगल का विशेषताएं देखो। पहला एक बार और पढ़ लेते हैं। जीवों की उत्पत्ति के विषय में व्यापक अध्ययन करने वाले दो वैज्ञानिक कौन कौन से थे? एक तो डार्विन थे, दूसरे रसेल थे। ठीक है, अब HMS बीगल का सफर कब शुरू हुआ था? सन 1831 में। कौन सी तारीख को? 27 दिसंबर। कब तक चला था? 2 अक्टूबर सन 1836 तक चला था। ठीक है,
ये हो गया पॉइंट क्लियर। अब उसके बाद HMS बीगल में चार्ल्स डार्विन ने कैप्टन के दोस्त के रूप में अपनी भूमिका निभाई, मतलब दोस्त के रूप में गए थे वो, ठीक है। अब उसके बाद अब देखो, डार्विन बचपन से प्रकृति के अध्ययन के लिए मतलब, ठीक है, उनकी रुचि थी उसमें, ठीक है, रुचि थी उनको सन 1831 में मतलब इंग्लैंड और अफ्रीका से होते हुए बहुत सारी महाद्वीपों का सैर करने का मतलब अवसर मिला था, ठीक है, अवसर मिला था। कब मिला था? 27 दिसंबर को शुरू हुआ था, 27 दिसंबर 1831 से लेके कितना 2 अक्टूबर सन 1836 तक, ठीक है, ये लिख लेना। और उन महाद्वीपों में एक महाद्वीप कौन सा था? गैलापेगोस, ये याद रखना, ठीक है, ठीक है, जहाँ पे डार्विन फिंचेस पाई जाती है, ठीक है। उन्होंने अपना सफर ये वाला हो गया था। उसके बाद महाद्वीप के सैर करते हुए उन्होंने मतलब उनको क्या क्या करना था? पहला तो नक्शा बनाना था, दूसरा क्या था? उस महाद्वीप में मिलने वाले खनिजों का अध्ययन करना था, ठीक है। तीसरा क्या था? विविधता, मतलब उस जगह पे पाए जाने वाली जैविक विविधता का अध्ययन करना था कि किसी एरिया में कितने प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना तीसरा पॉइंट। अब उसमें कुछ विशेषता थी HMS बीगल की। कौन कौन सी थी? पहला तो उसमें रहने योग्य जगह था, सोने वोने के लिए, खाने पीने के लिए, सबके लिए जगह था उसमें, उसके लिए। और दूसरा एक अध्ययन कक्ष था जहाँ पे किसी भी काम मतलब किसी भी चीज़ के लिए अध्ययन किया जा सके, है ना, लैब वेब टाइप का हुआ। तीसरा क्या था उसमें? एक पुस्तकालय था, लाइब्रेरी था, ठीक है। HMS बीगल की विशेषताएं हैं, तो ये सब आप लोग नोट करिए। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोगों को समझ में आ रहा है बराबर से? ठीक है। तो HMS बीगल पर सफ़र करते करते वो किसके रास्ते गए होंगे? समुद्र के रास्ते, ठीक है। पानी जहाज था वो, ठीक है। पहले लकड़ियों का होता था बोट, देखा होगा आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में, पायरेट्स वगैरह लोग चलाते थे पहले, ठीक है। वैसे ही लकड़ी का जहाज़ था वो भी HMS बीगल। तो वो समुद्र के रास्ते गए अलग अलग महाद्वीप में, तो उन्हें कई प्रकार की वहाँ पे विविधता दिखाई होगी। वहाँ के जीव जंतुओं, जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ पे अलग अलग चीज़ें दिखाई देती होंगी उनको। खाद्य श्रृंखला में परिवर्तन, कहीं का कुछ और, कहीं पे कोई और जीव मिलता होगा, कहीं पे कोई और जीव मिलता होगा। तो वो समुद्र के पानी जो जा रहे थे ना वो, तो समुद्र का पानी का उन्होंने अवलोकन किया, ठीक है। समुद्र का पानी थोड़ा सा लिया होगा सैंपल या नमूना, ठीक है, नमूना सैंपल बोलते हैं उसको। थोड़ा सा सैंपल उन्होंने जब उसका अध्ययन किया, अवलोकन करा, तो उन्होंने देखा कि उसमें बहुत सारे ऐसे जीव, छोटे छोटे जीव जंतु मिलते हैं ना, बैक्टीरियाज वगैरह, अलग अलग प्रकार के जीव मिले उनको। समुद्र की खाद्य श्रृंखला कुछ और थी, वहाँ के महाद्वीप की खाद्य श्रृंखला कुछ और थी, ठीक है। खाने योग्य चीज़ें मिली उनको समुद्र में, और द्वीप में भी खाने योग्य चीज़ें मिली, अलग अलग चीज़ें उनको मिल रही थी, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने अवलोकन किया। और जब वो जा रहे थे ना, तो समुद्र के किनारे, जब समुद्र के किनारे पहाड़ होंगे, ठीक है, पहाड़ होंगे, तो पहाड़ों पे छोटे छोटे चट्टान वगैरह होते हैं, चट्टान। तो जो पहले समुद्र के जीव होते होंगे वो सब उसमें दब के मर गए होंगे या उसमें दब गए होंगे। तो जब उन्होंने चट्टानों को तोड़ा होगा या फिर देखा होगा, स्टोन्स वगैरह रहते हैं, देखना आप लोग स्टोन्स वगैरह, तो उसमें जो है उनका कंकाल वगैरह दबा होगा, तो उनका जीवाश्म उनको प्राप्त हुआ, ठीक है। तो जीवाश्म प्राप्त हुआ, और जीवाश्म प्राप्त हुआ, और वो मतलब ऐसा नहीं था कि आज वो जीव हैं, और ऐसा भी नहीं था कि आज नहीं है वो, है ना, था और नहीं भी। जो पहले जीव थे वो आज से अलग हैं, है ना। शायद वही होंगे जो आज अपने आप को विकसित कर लिए होंगे, है ना, विकास करके यहाँ तक पहुँच गए होंगे वो, है ना, इससे विकास ही हुआ है ना। तो ये सब है, ठीक है। तो देखते हैं पहले HMS बीगल के सफर के दौरान डार्विन द्वारा किए गए अवलोकन, ठीक है। अवलोकन क्या क्या करा था उन्होंने? डार्विन के अवलोकन से हमें विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में मदद मिलती है ना। अगर डार्विन नहीं जाते तो शायद विकास का प्रतिपादन होता, ऐसा नहीं कि नहीं होता, कोई और जाता, लेकिन लेट से जाता, ठीक है, लेट से जाता। ये कब गए थे? 1831 में चले गए थे, सोचो, ठीक है। तो हमें पता चला उसके बारे में, विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में, मतलब जीवों के विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में हमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है, कि मतलब डार्विन का जो सिद्धांत है वो हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, जो उनकी अवलोकन थी, ठीक है। तो ये कह सकते हैं। सफर के दौरान डार्विन ने समुद्र के जल के सैंपल का अध्ययन किया था, नमूने का अध्ययन किया था, ठीक है। क्या दिखा उनको? विविध प्रकार के जीव जंतु दिखाई दिए उसमें, बैक्टीरियाज दिखाई दिए, अलग अलग तरह के जीव जंतु दिखाई दिए,
ठीक है। और अध्ययन कहाँ करते थे वो? एनएच बिगल में अध्ययन कक्ष था, ठीक है, अध्ययन कक्ष था, वहीं पे करते थे वो। और वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी था, तो लाइब्रेरी में बुक में जो पहले की चीज़ें थी उनको पढ़ते थे, तो उनसे अनुमान लगाते थे कि हाँ ये जो पहले था तो ये इसका कंकाल है, ये इसका ये है वो है सब, है ना। जीवाश्म वगैरह को कंपेयर करते थे, तो कहते थे अगर उनको कोई नए जीव में जाना था उनको अपनी बुक में लिख लेते थे, ठीक है। तो ये ठीक है। और उसके बाद सफर के दौरान समुद्र के जल का अध्ययन किया था। सफर के दौरान उन्हें महाद्वीपों व समुद्रों पर खाने व खाद्य श्रृंखला में विविधता देखी। समुद्र में भी देखा और महाद्वीपों में भी देखा। अब समुद्र के रास्ते जा रहे हैं तो उनको विविध प्रकार की चीजें दिखेंगी ना। जैसे हम किसी रास्ते से जाते हैं तो कहीं पे कुछ और मिलता है, कहीं पे बहुत सारे जंगल होते हैं, कहीं पे जंगल नहीं होते, कहीं पे नर्सरियां लगी होती हैं, आजू बाजू में पेड़ पौधे होते हैं, है ना। तो ऐसा है, ठीक है। अभी तुम गांव में आओगे तो हरियाली दिखेगी, क्योंकि तुम्हें हर जगह खेती हो रही है, खेती हो रही है, धान वान की रोपाई चल रही है, तो तुम्हें हर जगह हरियाली ही मिलेगी, ग्रीनरी मिलेगी। और तुम सिटी एरिया में चले जाओ, इतना खास नहीं मिलता, हाईवे ही दिखता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये ऐसा उन्होंने भी अवलोकन किया। समझ में आ गया ना, ठीक है। अब देखो, सफर के दौरान उन्हें महाद्वीपों और समुद्र खाद्य श्रृंखला में विविधता पाई। अब देखो, दक्षिण अमेरिका में भी उन्हें तरह तरह के खाद्य श्रृंखला नजर आए थे। जैसे यहाँ पे भी आया, तो दक्षिण अमेरिका में भी उनको खाद्य श्रृंखला में विविधता आई थी, ठीक है, दक्षिण अमेरिका। अब डार्विन ने कुछ चीजें कही थी, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हर तरफ संघर्ष है, मारो या मरो, ठीक है, हर तरफ संघर्ष है। आज हर एक इंसान अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो जीव जंतु भी अपने आप को इवॉल्व करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, है ना। अगर देखो, जिस तरीके से मौसम है उसके हिसाब से तुम्हें ढलना पड़ेगा, नहीं तो तुम रह नहीं पाओगे, है ना। मौसम के हिसाब से तुम्हें अपने आप को ढालना पड़ेगा कि इस मौसम में ऐसा है, इस मौसम में ऐसा है, ठीक है, तो तुम्हें उसी हिसाब से रहना पड़ेगा। अब देखो, जैसे पहले बर्फीले इलाकों पे वूली मैमथ रहते थे, है ना, तो बर्फ के लिए ही बने थे। लेकिन अब देखो, जब पृथ्वी पर भूकंप वगैरह आया होगा या कुछ और हुआ होगा जिससे वहाँ का इन्वायरमेंट यानी वातावरण चेंज हो गया, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाए। अब सर्वाइव नहीं कर पाए तो वो विलुप्त हो गए ना। आज कहाँ मिलते हैं, नहीं मिलते, हाथी होते हैं आजकल, ठीक है। तो ये जो बच सकता है वही बचा रहता है, यानी कि जो अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढाल लेता है वो बचा रहता है, नहीं तो वो मारा जाता है, ठीक है। या तो फिर आपसी मतभेद में मारा जाएगा या वातावरण के अनुकूल ना ढल पाने के कारण मर जाएगा, ठीक है। सर्वाइवल इज द फिटेस्ट, ठीक है। भौगोलिक जरूरत या परिस्थितियों के अनुकूल जो ढल गया वही बच सकता है, ठीक है। बता दिया मैंने, कंप्लीट, समझ में आ गया। जो अपने आप को भौगोलिक या वातावरण के अनुकूल ढाल लेता है वो बचा रहेगा, या फिर वो मर जाएगा या खत्म हो जाएगा या विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, डार्विन ने उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहने वाले जीवों व उनके आवास तथा विविधता का अध्ययन पहली बार किया था। ये पॉइंट याद रखना कि डार्विन ने कटिबंधीय जंगलों में रहने वाले जीवों व उनके आवास तथा विविधता, ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय जंगल में रहते हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय जंगल में रहते हैं, वहाँ के जीव जो हैं उनके आवास तथा उनके विविधता, यानी कि जीवों में किस प्रकार की विविधता है, कितने प्रकार के जीव हैं, उनके बारे में पहली बार डार्विन ने अध्ययन किया था, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक। उसके बाद दक्षिण अमेरिका के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ के पहाड़ों के ऊपर उन्हें कई ऐसे चट्टान मिले, पहाड़ों के ऊपर कई ऐसे चट्टान मिले जहाँ पर उन्हें समुद्री जीवों का जीवाश्म प्राप्त हुआ, जैसे कोई मछली हो गया या फिर सी स्नैक हो गया, है ना, ये सब उनको प्राप्त हुआ होगा, उनके जीवाश्म प्राप्त हुए होंगे, जिससे उन्होंने अनुमान लगाया कि ये जीव हो सकता है, ये या फिर ये जीव हो सकता है, इनकी प्रजाति हो सकती है, ठीक है। तो इससे उन्होंने अवलोकन किया और अपने अध्ययन को जारी रखा और आगे बढ़ाया, ठीक है। अब देखो, भूकंप, अब उन्होंने जब दक्षिण अमेरिका के जो पहाड़ी इलाके में गए थे तो उन्हें वहां पे भूकंप का अनुभव भी हुआ था, ठीक है, भूकंप का अनुभव भी हुआ था, जिसे समुद्र की सतह जो है 3 मीटर तक ऊपर आ गई थी, ठीक है। भूकंप हुआ जिससे समुद्र की सतह कितने मीटर ऊपर आ गई थी, 3 मीटर, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, 3 मीटर ऊंची आ गई थी, ठीक है। अब उसके बाद
इससे क्या पता चलता है कि जो पहले जो जैसा पृथ्वी था अभी होगा क्या? नहीं, मतलब बदलाव आता रहेगा ना उसमें। कई जगह भूकंप से बदलाव आता है, कई जगह और किसी चीज से, जैसे कई 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 जगह पे भूकंप से जो है जगह टूट जाती हैं, है ना, टेक्टोनिक प्लेट हिल जाते हैं, तो उससे कई चीजें अलग अलग जगह चली जाती हैं। ठीक है, तो इससे भी बदलाव आता है। जो पहले था वो आज नहीं है ना, ऐसा है। ठीक है, क्या पता पहले कोई कोई पहाड़ जो है समुद्र के किनारे होते होंगे, वो अब अलग जगह चले गए। देखा यहाँ पे डार्विन ने, है ना, तो वहां पे उनको समुद्री जीवों का जीवाश्म मिला। ठीक है, पहाड़ों पे समुद्री जीवों का जीवाश्म कहाँ से आएगा? पहले समुद्र रहा होगा, समुद्र के किनारे उतना पानी भरा होगा पहले, तो कहीं कभी भूकंप आया होगा तो वो जो पहाड़ है वो वहां से हट के कहीं और चला गया होगा, कहीं और चला गया होगा ना, या फिर वो जगह पहले समुद्र रहा होगा, है ना, तभी तो वहां पे समुद्र में रहने वाले जीवों का जीवाश्म मिला ना। पहाड़ के ऊपर जो चट्टान थे, स्टोन्स थे, उसके अंदर में दबे हुए जीवाश्मों के जो है वो मतलब पुराने जीव थे, समुद्री जीव थे, उनके जीवाश्म मिले उनको। तो इससे यही पता चलता है कि विकास जो है वो निरंतर होता रहता है। ठीक है, विकास जो है निरंतर होता रहता है, जो आज है वो कल बदल जाएगा। ठीक है, अपने आप को बदलने की कोशिश हर कोई करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आगे का पढ़ते हैं हम लोग। तो देखो, विशालकाय विलुप्त स्तनधारियों जैसे मैमल्स, मतलब स्तनधारी यानी कि मैमल्स और रेप्टाइल्स जो विलुप्त हो चुके थे उस समय पे। ठीक है, जब डार्विन जब अपना अवलोकन कर रहे थे और अपना अध्ययन करने के लिए जब वो HMS बीगल पे घूम रहे थे महाद्वीप से महाद्वीप, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, तो उन्होंने देखा, मतलब बहुत सारे उनको जीवाश्म मिले, स्तनधारियों के मिले थे, रेप्टाइल्स के मिले थे, और एम्फीबियंस के, मतलब सरीसृप हो गए, स्तनधारी हो गए, और एम्फीबिया यानी कि एम्फीबियंस, इन सब का मिला होगा, मतलब कई प्रकार के पक्षी हो गए, है ना, मछलियों के, या मतलब कई प्रकार के जीव, ऐसे नहीं कि स्तनधारी और सरीसृप के ही मिले होंगे। ठीक है, इन सब के उनको जीवाश्म मिले होंगे। तो जीवाश्मों से उन्होंने अध्ययन किया, तो अध्ययन से उनको पता चला कि जो आज के जीव हैं और जो पहले जीव थे वो एक दूसरे से भिन्न भी थे और कुछ समानताएं भी थी उनकी। अब एकदम से भिन्न थोड़ी होंगे। जैसे पहले के जो स्तनधारी थे वो आज इवॉल्व हुए हैं, जैसे अलग हुए ना, अपने आप को विकसित किए हैं। जो पहले स्तनधारी थे वो आज विकसित करके बहुत सारे स्तनधारी बने हुए हैं अलग अलग। ठीक है, तो उनमें जो समानताएं थी वो आज में है, और आज की जो है उनमें, मतलब जो पहले नहीं थी वो आज उन्होंने अपने आप में डेवलप कर लिया है, तो वो विभिन्नता हो गई, है ना, जो पहले नहीं पाई जाती थी लेकिन आज पाई जाती है। तो ये हो गई विभिन्नता, और समानता जो थी वो पहले थी वो आज भी है, कुछ है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये डार्विन ने बताया। ठीक है, अब देखो, उन्होंने बताया कि आज के जीव और पूर्व में स्थित जीव में काफी भिन्नता तथा समानता भी थी। ठीक है, ये लाइन क्लियर हुआ? क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, उसके बाद अर्थात डार्विन ने बताया कि पृथ्वी की सतह में जो, मतलब पृथ्वी की सतह में तो परिवर्तन आता ही आता है। पृथ्वी की सतह में परिवर्तन आया भूकंप से, या मतलब प्राकृतिक आपदा जो भी आई होगी, भूकंप, तूफान, आंधी, ज्वालामुखी का फटना, या फिर और कुछ भी चीजें जो हो सकती है प्राकृतिक आपदा। ठीक है, उससे तो पृथ्वी की सतह में परिवर्तन आता ही है, साथ साथ जो जीव थे उनमें भी परिवर्तन आता है, अपने आप को विकसित करते हैं वो। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। यानी कि डार्विन ने बताया कि जो पहले जीव थे उनमें कुछ समानताएं थी जो आज हैं उनके साथ में, और कुछ भिन्नताएं भी थी जो आज हैं उनके साथ जो पहले थे उनका। ठीक है, जो पहले जीव है और जो आज है उन दोनों में भिन्नता भी है और समानताएं भी हैं कुछ। ठीक है, ये बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि पृथ्वी की सतह में परिवर्तन आता ही है, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन आता है, उसके साथ साथ जो जीव जंतु हैं उनमें भी परिवर्तन आता है, यानी कि अपने आप को वो विकास करते हैं या विकसित करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, तो अब देखो सिलिकेंथ के बारे में पढ़ेंगे। सिलिकेंथ के बारे में 1938। ठीक है, 1938। अब क्या हुआ, सिलिकेंथ एक ऐसा मछली है, मतलब एक ऐसा जीव है जिसमें दो गुण है, एक तो मछली का और एक जो है एम्फीबिया, यानी कि देखो माना जाता है कि यह जीव डायनासोर के साथ विलुप्त हो चुका था। ठीक है, डायनासोर के साथ विलुप्त हो चुका था। इसकी विशेषता यह है कि इसमें कुछ गुण उभयचरों के हैं, यानी कि एम्फीबिया, एम्फीबिया यानी कि उभयचर। ठीक है, उभयचर। तो जो सिलिकेंथ था वो कब मिला? सन 1938 में।
जब मछुआरे होंगे वो समुद्र में गोता लगा रहे होंगे, ठीक है, मछलियों के लिए, तो उनके जाल में एक ऐसा जीव फंसा, ऐसा जीव आ गया उनके जाल में जो कभी उन्होंने नहीं देखा था, ठीक है। एक ऐसी मछली फंसी उनके जाल में जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। तो आसपास में चर्चाएं हो गई होगी, जैसे कोई भी चीज मिलता है तो उसके बारे में चर्चाएं होती है ना, कि आसपास में कि उनको ये मिला है, यहाँ पे ये मिला है ना। तो बहुत ही मतलब शहरों में शोर हो गया कि हाँ ये मिला है, ये जीव ऐसा है। तो तब फिर बहुत सारे करताए गए होंगे वहाँ पे, तो उन्होंने देखा होगा, तो उन्होंने बताया, मतलब वो पहले मानते थे 1938 से पहले ये माना जाता था, जब तक वो जीव नहीं मिला था, कि ये जीव जो है वो डायनासोर के साथ विलुप्त हो चुका है। लेकिन वो समुद्र के सतह पर कहीं ना कहीं तो रहा होगा ना, कहीं ना कहीं पर रहा होगा। तो उन्होंने मतलब उसका अध्ययन मतलब ऐसा देख के बताया कि जो जब पहले जब इसका जो फॉसिल यानी कि जीवाश्म मिला होगा तो वैसा ही था, और आज भी वैसा ही है। तो वो ये कहने लगे कि ये जीव जो है अपने आप को विकसित नहीं किया है, ये मतलब विकसित नहीं कर पा रहा है अपने आप को ये। तो वो लोग उस टाइम पे 1938 के समय पे ये कहते थे कि ये जीवित जीवाश्म है, जो सिलिकेंथ है वो एक जीवित जीवाश्म है। लेकिन बाद में जब उसका अध्ययन हुआ, अच्छी तरीके से स्टडी की गई उसकी, तो ये पता चला कि ये जीवित जीवाश्म नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को विकसित कर रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा। ये अपने आप को विकसित तो कर रहा है, ठीक है। तो इसको जीवित जीवाश्म कहना सही रहेगा क्या? नहीं रहेगा। यदि ये अपने पुराने ही अवस्था में रहता तो उसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। जीवित जीवाश्म का मतलब ये समझ लीजिए, जैसे कोई जीव है, ये कोई जीव है, ठीक है। अब ये इस मान लो ये एक जीव है, अब इसने अपने आप को किसी ए फॉर्म में बना लिया, ठीक है, ये ए ही है। अभी इसने अपने आप को बी फॉर्म में बदल लिया, ठीक है, इसने अपने आप को सी में बना लिया, लेकिन ये ए के फॉर्म में आज भी एग्जिस्ट करता है, इसने अपने आप को डी में बना लिया। यानी कि ऐसा जीव जो अपने आप को विकसित ना करे, यानी कि वो विकास ना कर रहा हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? लिविंग फॉसिल, यानी कि जीवित जीवाश्म का नाम दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो मतलब पुराने समय से ही है, वैसा ही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? जीवित जीवाश्म। जैसे हमने गिंको के बारे में पढ़ा था, ठीक है, हो गया। तो ये पॉइंट क्लियर है जीवित जीवाश्म वाला, ठीक। तो अब देखो ये पढ़ते हैं सिलिकेंथ के बारे में। 1938 में मछुआरों को एक ऐसी मछली या ऐसा जीव, मछली जैसा जीव मिला जिसे सिलिकेंथ नाम दिया गया, ठीक है, सिलिकेंथ नाम दिया गया। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, सिलिकेंथ वाला, ठीक है। कब मिला था? 1938 में मछुआरों को। कब मिला था? समुद्र में गोता लगाते समय, मतलब वो समुद्र में मछली पकड़ रहे थे, ठीक है, तो उनके जाल में एक मछली जैसा जीव आया जिसको सिलिकेंथ नाम दिया गया, ठीक है। अब माना जाता था कि यह जीव डायनासोर के साथ विलुप्त हो चुका था, ठीक है, डायनासोर के साथ विलुप्त हो चुका था, लेकिन ये मिल गया ना 1938 में। ऐसे बहुत सारे जीव है जिनको विलुप्त घोषित कर दिया गया, लेकिन वो समुद्र के नीचे आज भी मौजूद हैं, ठीक है। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें कुछ गुण उभयचरों के थे, यानी कि एम्फीबिया, और कुछ गुण मछलियों के थे। एम्फीबिया से आप क्या समझते हो? मतलब उभयचर। उभयचर मतलब जो जल और थल दोनों में रहता है, जल और थल में दोनों में रहता है। जैसे मेंढक है, देख लेना आप उनका, जो उसका टेडपोल होता है, जो उसका जब लार्वल स्टेज में होता है वो, तो उसमें एक पूंछ होती है, मछली के जैसा दिखता है वो, फिर बाद में मेंढक बन जाता है, जो उसका जो पूंछ है वो कट जाता है, ठीक है, तो मेंढक बन जाता है। तो वो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है, यानी कि वो उभयचर है, ठीक है, वो उभयचर है। तो इसमें कुछ गुण उभयचर के भी थे और कुछ गुण किसके थे? मछलियों के, जिससे वो पानी में रहता था, और कुछ गुण क्या थे? उभयचर के थे, जिससे जमीन में रहते हैं वो, ठीक है। उभयचर का मतलब ये है जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, उसको उभयचर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखना, अब 1938 के समय यहां माना गया कि इसका विकास रुक गया है ना, इसका विकास रुक गया है। उसके बाद तो रुक गया है, तो अतः इसे जीवित जीवाश्म बोल दिया गया है ना। कब बोला गया था? 1938 के समय, ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना, ठीक। उसके बाद परंतु यह बात पूरी तरह से सच नहीं है, उसको जीवित जीवाश्म नहीं कह सकते। मतलब जब उसकी पूरी तरीके से जांच हुई होगी या पूरी तरीके से उसका अध्ययन हुआ होगा, तो ये पता चला कि ये जीव जो है वो विकास कर रहा है, अपने आप को विकसित कर रहा है, ठीक है, विकसित कर रहा है। तो इसको जीवित जीवाश्म कहना क्या सही रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि अपने आप को विकसित कर रहा है। जीवित जीवाश्म का मतलब यही होता है कि वो जीव अपना विकास पूरी तरीके से रोक दे, यानी कि जो जिस अवस्था में वो पहले पाया जाता था उसी अवस्था में आज भी पाया जाए, ठीक है। जैसे जीवों में एक और जीव है किंग क्रैब, ठीक है, किंग क्रैब, तो वो भी अपना विकास नहीं किया है, ठीक है,
तो उसको भी हम लोग जीवाश्म कहते हैं। ये याद नहीं रखना, ये ऐसे ही बता दिया मैंने। अब देखो ये वही है, जीवाश्म कहना सही नहीं है आज के डेट में उसको, ठीक है, क्योंकि अपना विकास कर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं डार्विन जब गैलापागोस आइलैंड पे पहुंचे थे, गैलापागोस टापू पे पहुंचे थे, ठीक है, द्वीप पे, है ना। तो गैलापागोस द्वीप पर डार्विन का अवलोकन। गैलापागोस द्वीप जो है कहाँ पे है, गैलापागोस टापू कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका के इक्वेटर, है ना, दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर नामक देश के समीप, यानी कि दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर नामक देश के समीप एक गैलापागोस टापू है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर देश में, ठीक है, इक्वेडोर देश के समीप गैलापागोस टापू स्थित है, ठीक है। और वो टापू कैसे बना है, बहुत सारी छोटी बड़ी टापुओं से मिलकर, और वो छोटी बड़ी टापुओं किससे बनी हुई है, ज्वालामुखी जब फटा था तो उससे लावा जो निकला था उससे बना था। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि टापू किससे निर्मित होते हैं, ज्वालामुखी के लावा से, ठीक है, ये हो गया ना। तो यह गैलापागोस कई छोटे बड़े टापुओं से मिलकर बना है, यहाँ छोटे बड़े टापू ज्वालामुखी के लावा से निर्मित होते हैं या हुआ है, ठीक है। अब ये वाला है गैलापागोस में पाए जाने वाले जीव, ठीक है, गैलापागोस में पाए जाने वाले जीव में से कैक्टस है, कैक्टस मतलब पौधे में कैक्टस थे, वह अन्य पौधे भी पाए जाते थे वहां पे, और कछुआ हो गया, ठीक है, आर्मडिल्लो हो गया यानी कि वर्मी, ठीक है, और क्या हो गया एक छिपकली, ठीक है, छिपकली यानी कि छिपकली में ये गोहेटा हो गया, है ना, कछुआ हो गया, वहां पे फिंच भी पाई जाती थी, ठीक है। तो ये सब सारी जीव पाई जाती थी वहां पे, हम लोग इसका लिखेंगे ऊपर, इसके आकार भी दिए हुए हैं बुक में, है ना, तो उसको डिस्कस करते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा था कि गैलापागोस जो टापू था वहां पे विविध प्रकार के जीवों का अध्ययन किया था डार्विन ने। तो उन्होंने वहां पे बहुत सारे जीव देखे थे, जिसमें से कुछ यहाँ पे दे रखा है। तो उनके बारे में तथा उनका आकार के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि वह कौन कौन से जीव थे तथा उनका आकार क्या था, ठीक है। तो देखो पहले जीव क्या था, पौधे में देखते हैं, पौधे में कैक्टस था, ठीक है, छिपकली में क्या था, गोहेट, ठीक है, उसके बाद वर्मी यानी कि आर्मडिल्लो, इसको भी वहां पे देखा था, ठीक है, और डार्विन फिंचेस थी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जीव थे, ठीक है। देखते हैं पहला, तो कैक्टस एक पौधा है जिसका जो आकार है वो 600 से 700 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 600 से 700 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद जो गोहेट यानी कि छिपकली है उसका आकार 60 से 100 सेंटीमीटर होता है, और बूबी यानी कि हंस जैसी पक्षी थी बूबी, ठीक है, उसका आकार क्या है 70 से 90 सेंटीमीटर। और जो फिंच है यानी कि डार्विन फिंच, इसको डार्विन फिंच भी कह सकते हैं, इसका ही अध्ययन किया था डार्विन ने, तो इसके चोंच के बारे में बताया था उन्होंने, है ना, तो उसका भी अध्ययन बाद में करेंगे आगे हम। तो इसका आकार दे रखा है 10 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद जो कछुआ था उसका आकार दे रखा है 120 से 150 सेंटीमीटर, ठीक है, कछुए का आकार, ठीक है। तो ये जीव वहां पे मिले टापू में, और इनका साइज भी दे रखा है। तो ये वहां पे जो जीव मिलने वाले थे उनका और उनका साइज तो यहीं पे दे रखा है, आप लोगों ने ये नोट कर लेना और इसको याद कर लेना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद डार्विन ने जीवाश्म जीवों और जीवों के विविधता तथा उनके आवास तथा भू आकृतियों का अध्ययन किया था, है ना। डार्विन ने किस किस का अध्ययन किया था, जीवाश्म मिले होंगे उनका अध्ययन किया था, वहां पे पाए जाने वाले जीवों का अध्ययन किया था, उनके आवासों का अध्ययन किया था, उनके रंगों का अध्ययन किया था, उनके खान पान कैसा है, उनका भोजन का अध्ययन किया था, ठीक है, आवास का अध्ययन किया था, वो कैसे रहते हैं इसका अध्ययन किया था, उनकी विविधता क्या है, कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इन सब का अध्ययन किया था। तो पूरे सफर के दौरान वो यही करते रहे, मतलब जब से HMS बीगल के सफर शुरू हुआ था तब से लेके अंत तक वो जीवों के रंग, उनका आकार, भोजन, उनका आवास, इन सब का अध्ययन वो करते रहे, ठीक है। और इसको उन्होंने एक बुक में लिखा, मतलब सभी चीजों को उन्होंने एक बुक में लिखा, और मतलब एविडेंस कलेक्ट किए, यानी कि उनके लिए जो एविडेंस थे, सबूत थे, सबको दिखाना भी तो होता है ना कि हम यहाँ पे गए थे तो ये देखा, तो आपके बातों पे कोई यकीन थोड़ी ना करेगा, तो वहाँ की चीज़ों को लानी होती है, कई सारी चीज़ों को, और एविडेंस कलेक्ट करके आप उसके बारे में समझाओगे लोगों को तब समझ में आएगा। तो डार्विन ने ये सब किया था, जिसके कारण से हम लोग आज मतलब विकास कैसा हुआ इन सारी बातों को हम जान सके, ठीक है। तो ये किया था डार्विन ने। तो डार्विन ने जीवाश्म जीवों के विविधता, उनके आवास तथा भू आकृतियों का अध्ययन किया था, भू आकृतियों का भी अध्ययन किया था, ठीक है।
कि पहले की जमीन अलग थी, आज की जमीन अलग है, ठीक है। सब चीज जैसे पहाड़ के ऊपर जो चट्टाने थी वहां पे समुद्र के जीवों का जीवाश्म मिला था। तो पहाड़ पे कैसे मिला, क्योंकि क्या पता पहले वहां पे समुद्र हो या फिर वो पहाड़ समुद्र के किनारे पे था, उतना पानी हो तो वो जीव वहां पे दब गया होगा तो उसका जीवाश्म हो गया होगा। फिर अगर प्राकृतिक आपदा यानी कि भूकंप वगैरह आया होगा तो वो जगह पहाड़ जो है वो किसी अन्य स्थान पे चला गया होगा, ठीक है। तो ये पूरे बीगल के सफर के दौरान डार्विन ने जीवों के रंग, आकार, भोजन, आवाज आदि से संबंधित तर्क यानी कि एविडेंस मतलब सबूत इकट्ठे किए तथा उनको उसका उन्होंने मतलब संक्षिप्त में उसको लोगों को समझाया, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट करिए, फिर बाद में देखते हैं आगे। ये बच्चों आगे चलते हैं और आगे का पढ़ाई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने जहाँ तक कंप्लीट किया है आपने वहाँ तक का नोट्स बना लिया होगा, ठीक है। आप नोट्स बनाते जाइए, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी और आपको बुक आपका जो बुक है CGBSC वाला वो आपको पढ़ने में बहुत ही आसान लगेगी, ठीक है। तो देखते हैं पहले विविधता, तथ्य और प्रमाण। जब डार्विन गैलापागोस आइलैंड टापू पर पहुंचे थे तो उनको विविधता, तथ्य और प्रमाण मतलब तथ्य यानी कि एविडेंस थे, सबूत थे। तो उन सबूतों के क्या प्रमाण थे तो ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रमाण ये मिला था गैलापागोस में डार्विन को तथ्य एविडेंस के रूप में जीवाश्म मिले थे, ठीक है। जीवाश्म मिले थे ना, तभी तो उन्होंने बताया कि पुराने जो जीव थे वो आज से भिन्न है और कुछ सिमिलरिटीज भी यानी कि समानताएं भी रखती हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने जीवाश्म के आधार पर ही बताया था। तो उनको जब वो गैलापागोस टापू पे गए थे, कब गए थे, कब उनका सफर शुरू हुआ था, 27 दिसंबर सन 1831 को। कब तक चला था, 2 अक्टूबर सन 1836 तक चला था। तो इस बीच जब वो गैलापागोस टापू पर पहुंचे तब उनको क्या मिला था, जीवाश्म मिले थे बहुत सारे। तो उसमें से एक जीवाश्म था वर्मी यानी कि आर्मडिल्लो का, ठीक है। तो जब उसका जीवाश्म मिला तो उन्होंने उसकी स्टडी की यानी कि अध्ययन करा उसको। तो उससे ये पता चला कि जो पहले थे जब डार्विन वहां पे गए थे 1831 में, तो उस टाइम से पहले के जो आर्मडिल्लो थे यानी वर्मी थे वो काफी बड़े थे, है ना, जो उस टाइम पे मौजूद थे 1831 में जो मौजूद थे और आज भी मौजूद है, ठीक है। उनका जो है वो साइज काफी छोटा था और जो पहले थे उनका साइज काफी बड़ा होता था। ये उन्होंने अपनी स्टडी से बताया कि अध्ययन से बताया, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, यहाँ पे बड़ा आर्मडिल्लो आ रहा होगा और यहाँ पे छोटा, तो आप देख लो दोनों के साइज में काफी अंतर है, ठीक है। तो देखिए वर्मी आर्मडिल्लो का जीवाश्म से यह पता लगा कि पहले यह काफी विशाल थे यानी कि बड़े थे, परंतु अब यह छोटे हो चुके हैं यानी कि वर्मियों में बदलाव, मतलब अब छोटे हो चुके हैं। अब इसका मतलब नहीं है 1831 में ये छोटे हो चुके थे जब डार्विन जो है वो गैलापागोस टापू पे गए थे, तो ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो पुराने थे वो काफी बड़े थे और जो अब पाए जाते हैं वो काफी छोटे हैं, ठीक है। और अब देखो जीवाश्म के अध्ययन से उनकी शारीरिक बनावट तथा उनका आकार तथा उस जीवाश्म की आयु आदि के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। जीवाश्म से हमें क्या पता चल सकता है, यदि किसी जीव का जीवाश्म मिला, मान लो कि ये कोई जीव है, ठीक है, ये कोई जीव है, तो यदि हमें इसका जीवाश्म मिलता है यानी कि इसकी बॉडी की जो हड्डियां हैं वो वैसी के वैसी रहेगी ना स्ट्रक्चर, तो उससे हमें क्या पता चलेगा इनकी शरीर की बनावट कैसी होगी। जैसे पहले डायनासोर का जब डायनासोर्स का जीवाश्म मिला था तो उससे अब उसके शरीर की बनावट पता चल गई ना हमें कि ऐसा होता है डायनासोर, नहीं तो कौन बताता कि ऐसा होता है, ठीक है। तो उससे पता चल गया कि शारीरिक बनावट ऐसी होती है और जीवाश्म की आयु कितनी है ये भी पता चल जाता है, जिसे कार्बन डेटिंग से बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिससे इनका पता लगाया जाता है, ठीक है। और कैसा होता है, ठीक है। आकार, जैसे कि हमें आर्मडिल्लो का आकार पता चला, ठीक है। आर्मडिल्लो का आकार हमें किससे पता चला, जीवाश्म से ही चला ना। तो इन सब के बारे में जीवाश्म से पता लगाया जा सकता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जीवाश्म पूर्व तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के बीच की कड़ी होती है, ठीक है। जो पहले जीव पाए जाते थे जो अब जीव पाए जाते हैं उनके बीच की कड़ी है। जैसे कि आर्मडिल्लो को ही ले लो, जो पहला था वो बड़ा था, आज पाया जाता है वो छोटा है, तो उनके बीच की कड़ी को ही दर्शा रहा है ना जो जीवाश्म है, ठीक है। तो उनसे संबंधित जानकारियों को हमें देता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है जो आपसी संबंध को दर्शाता है, ठीक है। उनसे उनमें क्या संबंध था, ठीक है, दोनों में क्या समानताएं थी क्या भिन्नताएं थी, ये
हमें जीवाश्म से ही पता चलता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब जो जीवाश्म जो है वो पूर्व तथा वर्तमान में स्थित जंतुओं के बीच की कड़ी है। यह बात डार्विन ने कब कहा? जब उन्होंने घोंघा, ठीक है, घोंघे का तथा स्तनधारी और सरीसृप यानी कि रेप्टाइल, इन सब का जब उन्होंने अध्ययन करा, जीवाश्म का अध्ययन करा, तब उन्होंने ये बताया कि जो जीवाश्म है वो पूर्व स्थित तथा वर्तमान में स्थित जंतुओं के बीच की कड़ी होती है। ये उन्होंने इनके जीवाश्म के अध्ययन के बाद बताया। ठीक है, अब घोंघा में देख लेना पाइला, ठीक है, पाइला हो गया। सरीसृपों में क्या हो गया? छिपकली, छिपकली, ठीक है, सांप हो गए, है ना। स्तनधारी में क्या हो गया? मानव, ठीक है, एप यानी कि गोरिल्ला वगैरह हो गया, और क्या हो गया? मंकी यानी बंदर। ये क्या है? सब स्तनधारियां हैं। ठीक है, स्तनधारी यानी कि मैमल्स है। तो इन सब के अध्ययन से बताया उन्होंने कि जो जीवाश्म होते हैं वो पूर्व स्थित तथा वर्तमान में स्थित जंतुओं के बीच की कड़ी होती है तथा ये उनके आपसी संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है, आपसी संबंध को दर्शाते हैं। अब गैलापागोस के फिंच, अब इस फिंच के बारे में हम कल क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे, बट आज आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ एनालिसिस दे देता हूं मैं। यहाँ फिंच भारतीय गौरैया से मिलती है। ठीक है, जो यहाँ पे जो गैलापागोस टापू था वहां पे जो फिंचेस पाई गई वो भारतीय गौरैया से मिलती है। भारतीय गौरैया देख लेना यहाँ पे, और जो गैलापागोस आइलैंड पे जो पाया गया था वो फिंच यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, फिर दोनों के बीच में कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, अब देखना, गैलापागोस में डार्विन ने लगभग 15 अलग अलग फिंचों का अध्ययन किया था। 15 अलग अलग फिंचों का अध्ययन किया था। ठीक है, गैलापागोस पे जैसे इक्वेडोर नामक देश के पास क्या था? गैलापागोस उपस्थित था। तो जो गैलापागोस था वहां पे इक्वेडोर शहर से, इक्वेडोर नामक देश से कोई अलग अलग फिंचेस आई होंगी यहाँ पे। ठीक है, अब हर जगह पे तो एक ही प्रकार का भोजन उपलब्ध नहीं होगा ना, तो मेनली उनका चोंच जो है, बीक चोंच जो है वो चेंज हो गया। कहीं का पतला था, किसी का मोटा था, किसी का बहुत मोटा था, बड़ा था। ठीक है, इस सब हिसाब से जो है फिंचेस को उन्होंने 15 प्रकार के फिंचेस का अध्ययन किया। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो कई सारी फिंचेस थी, वो दाना चुगने वाली थी, है ना, दाना चुगने वाली थी, तो दाना खाती थी, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था, तो उनका चोंच जो है उस हिसाब से था। कई को कीड़ा खाना होता था। ठीक है, तो इस प्रकार से डार्विन फिंचेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और ये नोट्स आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो आप अगर क्लास के साथ नहीं लिख पाते हो तो थैंक यू सो मच, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।